हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स एवेन्यू। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं आपका बिजनेस स्टडीज क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइज। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग ये कंप्लीट करेंगे। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके जो है जो भी आपका डाउट क्वेश्चन होगा आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे प्राइवेट सेक्टर और या फिर प्राइवेट एंटरप्राइजेस के बारे में। तो प्राइवेट सेक्टर या फिर प्राइवेट एंटरप्राइजेस की बात करें तो ये तो आप लोग पहले जो है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो चैप्टर नंबर 2 है हम लोग उसमें पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर किसको बोलते हैं? वहां पे जहाँ पे जो कंपनी की ओनरशिप कौन करता है? प्राइवेट ओनर होता है। ठीक है, कंपनी का ओनर प्राइवेट होता है। In this sector, the enterprises are called because they have fully owned by private individual। वो पूरी तरीके से किसी एक प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा उसको ओन किया जाता है। वहां पे गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इस वजह से उसको हम प्राइवेट सेक्टर बोलते हैं। जैसे सोल प्रोप्राइटर हो गया, कंपनी हो गई, आपकी ज्वाइंट हिंदू फैमिली हो गई, पार्टनरशिप होगा, ये सब क्या है? ये सब प्राइवेट सेक्टर या फिर प्राइवेट एंटरप्राइजेस हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट का किसी तरीके का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ना तो गवर्नमेंट पैसा देती है, ना ही गवर्नमेंट वहां पे मैनेजमेंट करती है। इस वजह से उसको हम प्राइवेट सेक्टर बोलते हैं। और जो गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करती है, जिसको मैनेज करती है, उसको हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर। ठीक है, तो एंड देयर इज नो इंटरफेरेंस फ्रॉम एनी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओनरशिप। तो किसी भी तरीके की ओनरशिप की पर्पज से किसी भी गवर्नमेंट का, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, उनका इंटरफेरेंस नहीं होता है। तो ओवरऑल प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट कंपनी का मतलब होता है कि वो कंपनी जो प्राइवेटली ओन्ड हो, प्राइवेटली जो है मैनेज की जाती हो, उसको हम बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर कंपनी, जहां पे गवर्नमेंट का किसी भी तरीके का कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं फीचर ऑफ प्राइवेट सेक्टर। तो फीचर क्या क्या है? तो फीचर जो है प्रॉफिट मोटिव। तो जो प्राइवेट सेक्टर कंपनी होती है उनका मेन मोटिव ही होता है कि पैसे कमाना है, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कमाना है। द एम ऑफ प्राइवेट सेक्टर इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आर बीइंग अंडरस्टूड बाय दिस सेक्टर्स दिस डे इन द स्पाइट ऑफ इट्स एम इज अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। तो इस सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में जो भी कंपनीज होती हैं उनका ओवरऑल पर्पस ही होता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है प्राइवेट ओनरशिप। तो ओनरशिप जो होती है प्राइवेट होती है, कंपनी की तरफ से कोई भी जो है सारे का सारा प्राइवेट ओन्ड और मैनेज किया जाता है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई लेना देना नहीं होता है। नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, किसी भी तरीके का गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है यहाँ पे। दूसरा फीचर है इसका। तीसरा फीचर है कि प्रॉफिट एज एविडेंस ऑफ सक्सेस। तो यहाँ पे जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं, ठीक है, प्राइवेट कंपनीज होती हैं, उनका सक्सेस उनके प्रॉफिट से देखा जाता है कि जितना ज्यादा प्रॉफिट वो कमाएंगी उतना ज्यादा वो सक्सेसफुल बिजनेस बनेंगे। ठीक है, द सक्सेस ऑफ एंटरप्राइज ऑफ प्राइवेट सेक्टर कैन बी मेजर थ्रू द डिग्री ऑफ प्रॉफिट। जितना ज्यादा प्रॉफिट उतनी ज्यादा सक्सेस। बट द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इंक्रीजिंग नाउ। पहले सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बेसिस पे कंपनीज काम करती थी, लेकिन अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज भी आ गई है धीरे धीरे कंपनीज के अंदर। अब वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट पे काम नहीं कर रहे हैं, अब उनका सिर्फ और सिर्फ पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं रहा है। ठीक है, प्राइवेट मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट है कंपनी का वो प्राइवेटली ओन्ड है, गवर्नमेंट का इसमें कोई भी तरीके का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। दे आर मैनेज्ड बाय देयर ओनर। इन केस ऑफ कंपनी द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय शेयर होल्डर टेक केयर ऑफ द बिजनेस। तो अगर कोई सोल प्रोप्राइटर है तो वो खुद उसको मैनेज करता है, पार्टनर है तो पार्टनर साथ में मिलके करते हैं, ज्वाइंट हिंदू फैमिली है तो करता है, और अगर कंपनी है तो वहां पे जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, जो सारे शेयर होल्डर्स मिलके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट किए होते हैं, वो उसको मैनेज करता है। यहाँ पे देखते हैं तो लेस पॉलिटिकल इंटरवेंशन होता है कि किसी भी तरीके की कोई कंपनी होती है अगर प्राइवेट कंपनी, तो उसमें जो आपका पॉलिटिकल इंटरवेंशन ना के बराबर होता है। मतलब कि कोई भी पॉलिटिकल एंट्री वहां पे नहीं होती है, सारी की सारी चीजें जो है पॉलिटिक्स से बाहर होती हैं, प्रॉफिट मोटिव होती हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ। ठीक है,
यहाँ पे किसी भी तरीके का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता है, इसमें प्राइवेट कंपनी के अंदर। पब्लिक कंपनी में देखोगे तो पब्लिक कंपनी में जो आपका पॉलिटिकल इंटरवेंशन कुछ ज्यादा होता है। तो आगे देखते हैं द फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट इंटरप्राइजेस। तो कितने तरीके की प्राइवेट इंटरप्राइजेस होती हैं? दो तरीके की होती है, एक इनकॉर्पोरेटेड होती है, एक नॉन इनकॉर्पोरेटेड होती हैं। इनकॉर्पोरेटेड जो होती हैं वो लॉ उनका रजिस्ट्रेशन होना काफी कंपलसरी होता है, उनको जो है लॉ के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। और जो नॉन इनकॉर्पोरेटेड होती है उनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता है, कराएं तो ठीक, ना कराएं तो भी ठीक। तो इनकॉर्पोरेटेड के अंदर वो आएंगी जो कि आपकी कंपनी है, ठीक है। और नॉन इनकॉर्पोरेटेड के अंदर वो आएंगी जो आपकी सोल प्रोप्राइटर हो गए, पार्टनरशिप हो गई, या फिर ज्वाइंट हिंदू फैमिलीज हो गए, ठीक है। तो ये इनका खुद का ज्वाइंट हिंदू फैमिली का खुद का लॉ है, ज्वाइंट हिंदू लॉज जो होते हैं उनको फॉलो करते हैं। इनकॉर्पोरेटेड जो होती है, जो कंपनी हो गई या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती हैं वो हो गई, वो इनकॉर्पोरेटिव होती हैं, वो रजिस्टर्ड होती हैं, वो लॉ के अकॉर्डिंग चलती हैं, ठीक है। The business organization falling in the category of incorporated have got to registered under law। लॉ के अंडर रजिस्टर होती है, कॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेटेड, और लॉ कनेक्टेड विद द डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस एंड इट्स ओनली थ्रू दिस लॉ एंड देयर एक्टिविटी आर कंट्रोल। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग से उनकी एक्टिविटीज पे कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। ऑन द कंट्रारी नॉन इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन बी स्टार्टेड विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन। तो नॉन इनकॉर्पोरेटेड जैसा मैंने बताया कि बिना रजिस्ट्रेशन पे उसको शुरू किया जा सकता है, जैसे आपका सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। तो विच मीन्स दैट देयर इज नो नीड टू सीक परमिशन अंडर एनी लॉ टू स्टार्ट देम। तो उनको शुरू करने के लिए किसी तरीके की लॉ की परमिशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिंपल सी बात है, समझ में आ गया। इनकॉर्पोरेटेड जो लॉ के अंडर रजिस्टर्ड होती हैं, लॉ के अकॉर्डिंग चलती हैं, और इनकॉर्पोरेटेड नॉन इनकॉर्पोरेटेड वो जो लॉ के अंदर रजिस्टर्ड नहीं होती, उनका रजिस्टर होना कंपलसरी नहीं होता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं किस किस तरीके की जो आपके प्राइवेट कंपनीज हैं। पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप, जो हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप सिंगल पर्सन बिजनेस को हैंडल करता है। यहाँ पे फास्ट तरीके से हम लोग देख लेंगे। सिंगल पर्सन बिजनेस को हैंडल करता है, लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, प्रॉफिट खुद का होता है, लॉस खुद बियर करता है। तो मतलब कि अकेले सारी चीजें हैंडल करता है, मैनेज खुद करता है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली की बात करें तो दो तरीके में डिवाइड होता है। एक कर्ता होता है जो कि पूरे बिजनेस को देखता है, बिजनेस का ओनर भी कह सकते हैं। बाकी को पार्टनर्स होते हैं या फिर मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जो कि बिजनेस उसी फैमिली के लोग होते हैं। ज्वाइंट हिंदू फैमिली के लिए ये कुछ चीजें कंपलसरी हैं कि उनका जो है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का होना काफी जरूरी है ज्वाइंट हिंदू फैमिली शुरू करने के लिए, बिजनेस शुरू करने के लिए, ठीक है। कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है और बाकी जो मेंबर होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। कर्ता जो होता है वो सीनियर मोस्ट मेल मेंबर ही बन सकता है, चाहे वो आपके ग्रैंडफादर हो गए, उसके बाद फिर फादर, फिर अंकल, इस तरीके से। तो सीनियर मोस्ट मेल मेंबर ही कर्ता बन सकता है। ये कुछ चीजें हैं आपको याद रखनी, क्योंकि अगर इन फ्यूचर क्वेश्चन एमसीक्यू में भी अगर आपका आ गया तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं कंपनी और बाकी सारी चीजें। तो पार्टनरशिप होता है जिसमें मिनिमम 2 मेंबर होते हैं, मैक्सिमम 50 गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग और कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग 100 मेंबर्स तक कंपनी जो पार्टनरशिप है वो जा सकती है, ठीक है। तो अंडर पार्टनरशिप मिनिमम 2 members and maximum 50 people run business on the basis of contract and share its profit and loss। और वो उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं हम? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, ठीक है। ज्वाइंट वेंचर की बात करें तो वो वेंचर मतलब कि वो पार्टनरशिप जो एक पर्टिकुलर काम के लिए सिर्फ होती है। जैसे ब्रिज बनाना है तो दो कंपनी एक साथ ज्वाइंट वेंचर कर रही हैं सिर्फ और सिर्फ उस ब्रिज को बनाने तक के लिए, ठीक है। उसके आगे अगर जैसे ब्रिज कंप्लीट हो जाएगा उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। अंडर दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 2 or more than 2 people, no maximum limit, jointly run some particular business temporarily, ठीक है, टेम्परेरी बेसिस पे, एंड ऑल दिस को वेंचर्स डिवाइडेड द प्रॉफिट एंड लॉस अकॉर्डिंग टू देयर प्री डिटरमाइंड रेशियो। तो जैसे पहले रेशियो डिसाइड हुआ होगा उसके हिसाब से वो लोग आपस में मिल बांट के खा लेंगे पैसा, और उसके बाद फिर खा ही रहे हैं तो उसके बाद फिर क्या करेंगे? मिल बांट के पैसा खा लेंगे और उसके बाद काम को उसी तरह के छोड़ देंगे। जैसे कि आप देखते हैं कि इंडिया के अंदर मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो गवर्नमेंट हैंडल करती है वो ज्वाइंट वेंचर प्रोजेक्ट होते हैं। उसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है
और कई सारी कंपनीज भी इन्वॉल्व होती हैं। इस वजह से वो बिजनेस वो जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कुछ ना कुछ टाइम बाद कोलैप्स हो जाता है, क्योंकि वहां पे कोई एक रिस्पॉन्सिबल होगा नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होगी नहीं और सिर्फ प्राइवेट कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगी नहीं। इस वजह से ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। बाकी पॉलिटिकल मुद्दों से दूर होते हुए हम लोग पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। तो अगला पूछा है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी वो कंपनी जो सेपरेट लीगल एंटिटी के साथ चलती है। पर्सन अलग होता है, कंपनी अलग होती है, कंपनी की खुद की एक आइडेंटिटी होती है, ठीक है। कंपनी का खुद का पैन कार्ड होता है, कंपनी जो होती है खुद एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, खुद को एज अ पर्सन रिप्रेजेंट कर सकती है लॉ के सामने, ठीक है। और यहाँ पे जो इसको कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, वो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है और वो अपॉइंट किया जाता है शेयर होल्डर के हेल्प से, ठीक है। तो वो शेयर होल्डर्स जो है इलेक्शन करते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं। क्लियर हो गया? डिटेल में मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, तो अगर कोई कंफ्यूजन हो, डाउट हो, तो आप जाके वहां से पढ़ सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है वो पार्शियल गवर्नमेंट और पार्शियल प्राइवेट होती है। और यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो किसी ना किसी पर्पस से बनाई जाती है। वो पर्पस हो सकता है कोई किसी का पर्पस हाउस मतलब घर तैयार करना, तो उसके लिए हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है। किसी के लिए खेती से रिलेटेड हो तो उसके लिए फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है। किसी का बैंक पर्पस हो, तो ये सब चीजों के जो पर्पस होना चाहिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्रिएट करने के पीछे पर्पस होना चाहिए। और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी उससे रिलेटेड कुछ 8-10 लोग 50 लोग मिलके ही शुरू करते हैं। अगर मान लो कोई एक पर्टिकुलर लोन के लिए कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी शुरू हुई, तो क्या होगा कि अगर उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में 100 लोग हैं तो वो 100 लोग इन्वेस्ट करेंगे। अब किसी एक पर्सन को उसमें से जरूरत पड़ेगी पैसे की, तो वो पैसा वो इंसान लेगा और कम इंटरेस्ट पे, जैसे बैंक में 3 से 4%, 5% इंटरेस्ट लिया जाता है, तो उससे कम इंटरेस्ट पे इनको लोन प्रोवाइड करेगी कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इस तरीके से अपने ही मेंबर को हेल्प करती है कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इन द फॉर्म ऑफ वॉलेंटरी एसोसिएशन विच कम्स टू इनटू एग्जिस्टेंस विद द पर्पस ऑफ सर्विंग देयर मेंबर्स। तो जो उनके मेंबर्स होते हैं उनको ही सर्विस प्रोवाइड करना है। लाइक अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देयर पर्पस इज नॉट अर्न प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट मोटिव नहीं होती हैं, इनका मोटिव क्या होता है? मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड कराना, ठीक है, बट टू सर्व देयर मेंबर्स, ठीक है। तो इनके मेंबर्स को जो है सर्विस प्रोवाइड कराना इनका पर्पस होता है, प्रॉफिट मोटिव पर्पस नहीं होता है। सिंपल। ये हो गया आपका जो कि प्राइवेट सेक्टर टॉपिक था कंप्लीट, जो आपका चैप्टर नंबर 2 था, उसका शॉर्ट में सारा का सारा रिवीजन। अब आगे देखते हैं आपका पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में वो सेक्टर जिसको कंट्रोल एंड ओन कौन करता है? गवर्नमेंट करती है, ठीक है। पब्लिक और अ गवर्नमेंट इंटरप्राइज means those enterprise which are established by government and whose ownership and management are also in the hand of the government. These enterprises are either owned by the government or their maximum ownership lies within. तो एक चीज ध्यान रखनी है, या तो 100% शेयर जो है गवर्नमेंट का हो, मतलब कि पूरी तरह से फुल्ली फंडेड हो गवर्नमेंट की तरफ से, या फिर 51% शेयर गवर्नमेंट का हो, तब उसे हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बोलेंगे। अगर वही शेयर 50 या 49% है तो वो क्या है? वो आपकी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज नहीं हो सकती है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि पब्लिक सेक्टर के एंटरप्राइज का जो है, सॉरी, किसी कंपनी को अगर आप पब्लिक सेक्टर बोल रहे हो तो उसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? तो वो ये क्राइटेरिया या तो फुल्ली फंडेड हो, या तो 51%, मिनिमम 51% शेयर जो है वो गवर्नमेंट का होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आगे देखते हैं। तो दिस आर नोन बाय द नेम ऑफ स्टेट इंटरप्राइजेस, पब्लिक इंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जिसको हम PSU बोलते हैं, और फिर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग देयर एम टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइस। जैसे आपका पेट्रोल हो गया, बाकी सर्विसेज हो गई। हालांकि पेट्रोल रिजनेबल प्राइस में मिल तो रहा नहीं है, लेकिन बोल सकते हैं ऑल्दो इट्स चीफ एम इज टू द सर्विस ऑफ पीपल। वैसे आजकल गवर्नमेंट एंटरप्राइज तो चल नहीं रही है और ना ही उनकी सर्विस चल रही है। येट इट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ये जो है
अलग रही हैं प्रॉफिट अर्न करने से, ये एक्चुअली चल नहीं पा रही हैं। ठीक है, रियलिटी ये है, ये चल नहीं पा रही हैं, इसलिए प्रॉफिट नहीं बना पा रही हैं, बस चल रही हैं। ठीक है, अगर यही देखो प्रॉब्लम क्या है, प्राइवेट सेक्टर के साथ प्रॉब्लम्स ये देखने को मिलती है कि जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उसको ओन कौन करता है, गवर्नमेंट। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट करने का किसका काम है, गवर्नमेंट का। लेकिन क्या करती है गवर्नमेंट, पैसा देती ही नहीं है पब्लिक सेक्टर कंपनीज को ताकि वो अच्छे से चल सके। अब यहाँ पे इनको रन करता कौन है, जो सिविल सर्विसेज होते हैं या फिर आईएएस या आईपीएस, स्पेशली आईएएस जो होते हैं इनको मैनेज करते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट का काम उनका होता है। जिनका जो आपके जो आईएएस होते हैं उनका पर्पस क्या है, वो सोसाइटी को सर्व करने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है, ना कि बिजनेस को मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फंडिंग की भी है और मैनेजमेंट की भी है। ये दोनों प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम यही है आपके बिजनेस सेक्टर की। ठीक है, पब्लिक सेक्टर की, सॉरी, पब्लिक सेक्टर की मेन प्रॉब्लम यही है कि उसको फंडिंग करने वाली गवर्नमेंट है और मैनेज करने वाले सिविल सर्वेंट्स हैं। इस वजह से ये 100% के साथ कभी जो है 100% आउटपुट के साथ कभी चल ही नहीं पाती है। आगे देखते हैं, फीचर देख लेते हैं, आखिर पढ़ना है तो देखना तो पड़ेगा ही। तो स्टेट ओनरशिप होती है इनके पास। स्टेट ओनरशिप मतलब कि गवर्नमेंट की ओनरशिप होनी चाहिए पब्लिक सेक्टर, तभी उसको बोला जाएगा। द ओनरशिप ऑफ गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज आइदर इंटायरली और विद सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या तो स्टेट गवर्नमेंट हो। ठीक है, दोनों में से कोई एक ओन करे या दोनों 50-50 ओन करें। ठीक है, और है ज्वाइंटली, ठीक, दोनों साथ में। देयर कैन बी पार्टनरशिप ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन अ पब्लिक एंटरप्राइज, बट द गवर्नमेंट मस्ट हैव, जो मैंने पहले बताया कि गवर्नमेंट के पास कम से कम 51% का ओनरशिप होना चाहिए of the share capital. It is most important to make it clear that state here means not the state government but the government which include all the government. स्टेट गवर्नमेंट का मतलब कि स्टेट नहीं, यहाँ पे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का मतलब गवर्नमेंट है। सीधी सी बात है कि या तो स्टेट गवर्नमेंट हो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या तो दोनों हो। ठीक है, ये दोनों मिलकर चूना लगाएं 51% का या फिर 100% का। ठीक है, तो ये होता है आपका फीचर ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट आपका फीचर है स्टेट कंट्रोल। तो कंट्रोल कौन करेगा, वही गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, स्टेट कंट्रोल करेगा। ठीक है, द मैनेजमेंट एंड ओनरशिप ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस आर इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट। सम ऑफ द एंटरप्राइजेस आर स्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट अंडर इट्स ओन डिपार्टमेंट। जैसे आपको BHEL देखने को मिलेगा, भारत हैवी लिमिटेड कुछ करके नाम है, नाम याद नहीं आ रहा फुल फॉर्म। आपको एयर इंडिया देखने को मिलेगा। ठीक है, जो इन लोगों ने डुबा दी। फॉर एग्जाम्पल द पोस्ट, हाँ यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आपका पोस्ट और टेलीग्राफ सर्विसेज हो गई। ठीक है, BSNL आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, भारत संचार निगम लिमिटेड। ठीक है, तो ये लोग भी, इसका भी आधा जो है बीच खा जाएंगे एक दिन। सर्विस आर handed over to the post and telegraph department which is run by Ministry of Communication। तो जो आपका ये भी ध्यान रखना है MCQ के लिए, या फिर फ्यूचर में आप एग्जाम्स दे रहे हो, एंट्रेंस एग्जाम्स या कोई एग्जाम्स दे रहे हो, तो वहां के लिए भी याद रखना है कि जो आपका टेलीग्राफ है, ठीक है, या फिर आपका जो पोस्ट ऑफिस है, उसको कौन सा मिनिस्ट्री रन करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये याद रखना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक जगह नोट कर लो। नेक्स्ट फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करें तो फाइनेंशियल फ्रीडम होती है, ऑलमोस्ट ऑल द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस आर मीट थ्रू द इन्वेस्टमेंट ऑफ द कैपिटल बाय द गवर्नमेंट। इतनी फाइनेंशियल फ्रीडम होती है कि वो अपना पैसा खुद ही नहीं लगा सकते हैं बिजनेस के अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट पैसा निकालती तो है लेकिन लगाती नहीं है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम कुछ ज्यादा होती है मिनिस्टर्स की। Therefore, the government enterprises mostly get loan and capital from public to satisfy their financial need, which is an indication of the financial freedom enjoyed by their enterprises। तो फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब कि वो पब्लिक से शेयर इशू करके पैसे ले सकते हैं कभी भी। ठीक है, तो जितना चाहे उतना पैसा पब्लिक को चूना लगा के ले सकते हैं, तो उसमें ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। जो शेयर खरीद रहा है, आप शेयर खरीदते रहिए और इसमें इन्वेस्ट करते रहिए, फायदा होता है।
ठीक है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम, सिंपल सी बात है, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि वो पब्लिक में शेयर इशू करके पब्लिक से पैसा ले सकते हैं, जितना मन करे उतना। ठीक। नेक्स्ट अब देखते हैं आपका सर्विस मोटिव। तो यहाँ पे जो मोटिव है इनका सर्विस मोटिव होना चाहिए, कि होना चाहिए, होता ही है। सर्विस मोटिव होता है, सर्विस प्रोवाइड करते हैं किसको, मिनिस्टर्स को, पैसा देते हैं, लाइफ एंजॉय करते हैं और आईएएस ऑफिसर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि इतनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम जो आपके पॉकेट से बाहर हो गए हैं। इस वजह से अब लग रहा है पूरी इंडिया को साइकिल चलाना पड़ेगा। A private enterprise is established only when there is some possibility or hope of profit, but a government enterprise is established for the service of society even if there is loss in its establishment। ठीक, यहाँ पे बोला है कि प्रॉफिट हुआ तो गवर्नमेंट, बट अ गवर्नमेंट एंटरप्राइज इज एस्टेब्लिश फॉर देयर सर्विस फॉर सोसाइटी। प्रॉफिट हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। अगर इस मोटिव से ये चलाएंगे तो डुबाएंगे ही। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो और इसके पीछे पर्पस ये है कि सिर्फ हमें सर्विस प्रोवाइड करनी है, पैसा कहाँ से ले आओगे? ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करनी है तो पेट्रोल का दाम इतना क्यों बढ़ाए हो? ठीक, तो ये सिंपल सी बात है। तो सर्विस मोटिव तो नहीं होता है, कहने की बात है, बुक में पढ़ ले रहे हैं हम लोग, बुक में दिया है कि सर्विस मोटिव होता है तो सर्विस मोटिव होता है। ठीक है, तो बुक में पढ़ ले रहे हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और है, ग्राउंड रियलिटी इससे अलग है। ठीक है, तो सर्विस मोटिव होता है भाई, अब है तो पढ़ना तो पड़ेगा। नेक्स्ट, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी नहीं के बराबर होती है। द प्राइवेट एंटरप्राइजेस आर अकाउंटेबल फॉर देयर प्रोग्रेस ओनली टू फ्यू इंडिविजुअल्स स्पेशली देयर ओनर्स। आज तक कौन सी पब्लिक जाके पूछी है पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम से कि क्यों इतना महंगा है पेट्रोल? कौन पब्लिक जाके गवर्नमेंट से पूछ रही है कि पेट्रोल के दाम कम करो? गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ले रही है? नहीं ले रही है। तो कहाँ की अकाउंटेबिलिटी हो? सिर्फ बुक्स में तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होती है, किधर गई अकाउंटेबिलिटी? On the contrary, the government enterprises are accountable not only to the government but also to the public। किधर है, किधर पब्लिक अकाउंटेबिलिटी है? The elected representative of peoples criticize their success or failure in the parliament or in the state assembly। क्रिटिसाइज करते हैं मतलब कि जो आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जैसे कि एमपी और एमएलए, ये कंपनी अगर लॉस कर रही है तो उसको क्रिटिसाइज करेंगे, गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म करेंगे कि उसको प्रॉफिट में लाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब कहने की बात है। सिंपल से टॉपिक पे आते हैं कि पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि जो कंपनीज होती हैं वो गवर्नमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होती हैं गवर्नमेंट के लिए, और उसके साथ साथ पब्लिक के लिए भी अकाउंटेबल होती हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट देखते हैं ब्यूरोक्रेसी इन मैनेजमेंट। ये इसको डुबा देती है पूरी तरीके से। ब्यूरोक्रेसी इन मैनेजमेंट, क्योंकि उनके पास मैनेजमेंट की प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है तो इस वजह से ब्यूरोक्रेसी को घुसा देते हैं। ठीक है, सिंस द पब्लिक एंटरप्राइजेस आर एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट, देयर मैनेजमेंट इज रन बाय एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। जैसे कि आपके आईएएस, आगे इन फ्यूचर में आप लोगों का भी, कोई लोगों का मन होगा आईएएस बनने का और देश की सेवा करने का इन लोगों के जैसे, तो कीजिएगा, अच्छी बात है, करना चाहिए। They run their enterprises in accordance with the rules and regulation, as a result of which the decisions are often inflexible. Decisions are not taken quickly unlike private enterprises. In these enterprises, even the smallest decisions are taken only going through long process. That is why there are unnecessary delay in activity. और यही रीजन है कि पब्लिक इंटरप्राइजेस, बड़ी से बड़ी कंपनीज डूब जाती हैं। क्यों? क्योंकि जब डिसीजन लेने का टाइम होता है तब या तो आईएएस ऑफिसर या फिर जो मिनिस्ट्री है वो सोती रहती है। ठीक है, तो ब्यूरोक्रेसी मैनेजमेंट में होती है और वो सारे डिसीजन लेती है। ये डिसीजन डायरेक्ट नहीं लिए जाते, ये डिसीजन ट्रांसफर किए जाते हैं मिनिस्ट्री के पास। मिनिस्ट्री को टाइम मिलेगा तो फाइल्स देखेगी, डिसीजन लेगी, तो इस वजह से यहाँ पे डिसीजन में डिले होता है। ठीक है, यूजफुल फॉर ऑल सेक्टर, हर तरीके के सेक्टर में ये आ सकते हैं, काम कर सकते हैं। द पब्लिक एंटरप्राइजेस डू नॉट सर्व एनी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी बट आर बेनिफिशियल फॉर ऑल। For example, the post and telegraph department serves the entire society in equal manner.
तो इक्वली सबको ट्रीट करते हैं, मतलब हर पूरी सोसाइटी के सारे मेंबर्स को इक्वली सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये किसी भी सेक्टर में आके ऐसा काम कर सकते हैं चाहे तो, लेकिन करते नहीं है क्योंकि जानते हैं कि कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये है आपका फीचर्स। आगे देखते हैं हार्मोनियस इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन जो होता है इनका हार्मोनियस होता है, काफी मिला जुला होता है। द एटीट्यूड ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस इज मोर लिबरल इन कंपैरिजन विथ दैट ऑफ द बिजनेसमैन इन द प्राइवेट एंटरप्राइजेस। तो प्राइवेट एंटरप्राइजेस में जो सीरियस और हार्श टाइप के जो बिजनेसमैन होते हैं उनसे कहीं ज्यादा लिबरल और शांत स्वभाव के लोग होते हैं यहाँ पे। तो दीज एंटरप्राइजेस अडॉप्ट द पॉलिसीज which are beneficial for their employees, consumers and ultimately the entire society. Because of this very characteristics of public enterprises, they have harmonious relations with other parties. मतलब कि जो पब्लिक इंटरप्राइजेज है वो सोसाइटी के साथ साथ, ठीक है, अपने एम्प्लॉयज का भी ध्यान रखती है। उनको सैलरी टाइम पे देना, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं तो सैलरी टाइम पे मिल जाती है, सही सैलरी देना, ठीक है, और उनको कंड्यूसिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना काम करने के लिए, और कोई प्रेशर नहीं देना काम का, काम करने का मन करे तो करना, नहीं तो छुट्टी पे रहना। तो ये होता है आपका पब्लिक जो है रिलेशन, जो होता है इंडस्ट्रियल रिलेशन होता है, जो काफी लिबरल और हार्मोनियस होता है सारे आपस में। ठीक है, मोनोपोली इन फ्यू सेक्टर। फ्यू सेक्टर में मोनोपोली है। फॉर एग्जाम्पल इंडियन रेलवे, यहाँ पे कोई भी इंडियन रेलवे का कोई आपका कॉम्पिटिटर नहीं है। इंडियन रेलवे और पोस्ट हो गया, टेलीग्राफ हो गया, ये इन सब का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, ये अकेले गवर्नमेंट रन कर रही है। तो इंडियन रेलवे जो होता है मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे के अंदर आता है। ठीक है, पोस्ट और टेलीग्राफ मैंने बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आता है। ठीक है, ये याद रखने वाली चीज है। द पब्लिक इंटरप्राइजेस हैव मोनोपोली इन फ्यू सेक्टर। मोनोपोली मींस दैट some particular industry can establish only in public sector। ये और सिर्फ पब्लिक सेक्टर में होती है। मोनोपोली का मतलब कि पूरा का पूरा एरिया मेरा है, सारा का सारा कंट्रोल मेरा है इस एरिया का। मतलब कि ट्रांसपोर्ट में अगर देखा जाए तो इंडियन रेलवे जो है वो मोनोपोली में काम करती है। ठीक है, ये होता है आपका फीचर। अब फॉर्म्स देख लेते हैं, पब्लिक सेक्टर कितने तरीके की होती हैं। पब्लिक सेक्टर 3 तरीके की होती है। एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होती है, एक स्टैट्यूटरी पब्लिक कॉर्पोरेशन होती है, एक गवर्नमेंट कंपनी होती है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की बात करें तो वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग डिपार्टमेंट्स के अंदर आती है। स्टैट्यूटरी जो लॉस के थ्रू बनती है, जैसे आपका LIC हो गया, ठीक है, और गवर्नमेंट कंपनी जो गवर्नमेंट डायरेक्ट कंट्रोल करती है उसको गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं। तो आगे देखते हैं डिटेल में। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, दिस इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ठीक है, द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज कंसिडर्ड एज one of the department of government, it has no separate existence than government। तो मतलब कि आपका रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, पोस्ट, टेलीग्राफ, मतलब कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, मतलब कि इनको कंट्रोल एंड जो है मैनेज जो है एक पर्टिकुलर सिंगल डिपार्टमेंट करता है। जैसे रेलवे के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, आपका डिफेंस के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, पोस्ट और टेलीग्राफ के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है। तो इनको ब्रॉडकास्टिंग की अलग मिनिस्ट्री है, टेलीफोन सर्विस की आपकी अलग मिनिस्ट्री है। तो ये सब कौन कंट्रोल करता है? ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर आता है। इनका कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता, सारा का सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट करती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। सिंपल सा मतलब कि वो बिजनेस, वो सर्विसेज, सिंपल सी वो सर्विसेज जो गवर्नमेंट जो आपके डिपार्टमेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं, उसको हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बोलते हैं, मतलब कि डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, फीचर की बात करें तो फीचर, दे ऑपरेट अंडर ऑल और कंट्रोल ऑफ वन ऑफ द मिनिस्ट्री। ठीक है, एक ही मिनिस्ट्री के अंदर सारा का सारा कंट्रोल होता है, चाहे वो सेंट्रल हो या फिर स्टेट हो। दे आर अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ओनली, वो सिर्फ गवर्नमेंट के पार्ट होते हैं। देयर इज नो सेपरेट एंटिटी, उनकी कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती, उस बिजनेस को किसी अलग तरीके से नहीं जाना जाता। इंडियन रेलवे गवर्नमेंट की है तो गवर्नमेंट के ही जाना जाएगा। इंडियन रेलवे अगर उस पे केस होगा तो गवर्नमेंट रिप्रेजेंट करेगी, ना कि इंडियन रेलवे। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे रिप्रेजेंट करेगी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे,
ना कि आपकी रेलवे अलग से, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट वर्सेस जो होता है वो हो जाएगा, ठीक है। दे आर फाइनेंशियल फ्रॉम द एनुअल बजट ऑफ द गवर्नमेंट। तो इनको फंडिंग कहाँ से मिलती है? जो आपका एनुअल बजट होता है गवर्नमेंट का, वहां से इनको फंडिंग मिलती है। दे द रेवेन्यू ऑफ डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग आर डिपॉजिटेड इन द ट्रेजरी ऑफ गवर्नमेंट। और जो प्रॉफिट अर्न करते हैं वो कहाँ जाएगा? गवर्नमेंट की ट्रेजरी में, मिनिस्ट्री की जेब में, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट की ट्रेजरी में चला जाएगा सारा का सारा पैसा। नेक्स्ट अब देखते हैं फीचर। द स्टाफ ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आर सिविल सर्वेंट, ठीक है, आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, एंड आर रिक्रूटेड एंड कंपनसेटेड एज पर द रूल ऑफ सिविल सर्वेंट। तो या तो वो आईएएस ऑफिसर होते हैं, मतलब कि सिंपल सा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ठीक। तो जो भी स्टाफ होता है वो सारे के सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं। दे आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंटल हेड हु इज अकाउंटेबल टू कंसर्न मिनिस्टर। तो ये डायरेक्ट किसके अंडर आता है? डिपार्टमेंटल हेड के अंदर आता है। और वो डिपार्टमेंटल हेड किसको अकाउंटेबल होते हैं? जो मिनिस्टर होते हैं उस मिनिस्ट्री के, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के जो मिनिस्टर होंगे वो अकाउंटेबल होंगे, उनके लिए अकाउंटेबल होगा ये डिपार्टमेंट, ठीक है। They can be sued in some manner as one can file a suit against government। तो उनको बुलाया जा सकता है अगर कोई उनके ऊपर केस करे तो, ठीक है। ये होता है आपका फीचर ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। अब मेरिट की बात कर रहे हैं, फायदा क्या है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का? फायदा क्या हो रहा है? तो आसानी से फॉर्म किया जा सकता है। आसानी से मतलब कोई भी फॉर्म नहीं कर सकता, गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है आसानी से। इट इज वेरी इजी टू फॉर्म और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग एज नो रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी। किसी भी तरीके का कोई डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के लिए किसी भी तरीके का रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती। ये गवर्नमेंट अपने से चाहे तो बना सकती है, क्रिएट कर सकती है। इफेक्टिव कंट्रोल, अच्छा सा कंट्रोल होता है, इफेक्टिव कंट्रोल होता है, क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट इसके पीछे लगा रहता है। द कंट्रोल ऑन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज वेरी इफेक्टिव एज इट्स डायरेक्ट एंड सेंट्रलाइज। मतलब कि एक पर्टिकुलर, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री होगी वही सारा ध्यान रखेगी इस चीज का। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, मतलब कि जो पैसा मिलता है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है अपनी जेब भरने के लिए। देयर इज अ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड एज फाइनेंशियल मैटर आर सब्जेक्ट टू मिनिस्ट्रियल सेक्शन बजट एंड अकाउंटिंग ऑडिट एंड कंट्रोल। आपने एक चीज सुना होगा, आज आप लोग को एक चीज बताता हूं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, आप आगे पढ़ेंगे, जो कि जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनकी ऑडिटिंग करती हैं। एक्चुअली इसमें इस कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का पर्पस ये होता है, ये ऑडिट के टाइम पे अगर कोई इलीगैलिटी दिख रही है तो वो क्या करे? पनिश करे, ठीक। सिंपल सी बात है, कोई भी डिपार्टमेंट होता है अगर उसको कोई भी गलत चीज दिख रही है, करप्शन दिख रहा है, इलीगैलिटीज दिख रही है, तो पनिशमेंट करना। लेकिन जो कैग है ऐसा काम कर नहीं पाती है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ऑडिटर जनरल बन के रह गई है, कंट्रोलर नहीं रह गई है। वो किसी भी तरीके का कोई एक्शन नहीं ले पाती, क्योंकि इसके ऊपर प्रेशर होता है गवर्नमेंट का। ग्राउंड रियलिटी सबको पता है, आगे बताने की जरूरत नहीं है। आप सभी जो है इस समय गवर्नमेंट की जो सिचुएशन है उससे वाकिफ हैं, सभी जानते हैं, नॉर्मल सी चीज है कि ये सिर्फ ऑडिट करते हैं, कंट्रोलर नहीं कर पाते हैं। कंट्रोलर का मतलब होता है कि उसको पनिश करना या फिर मतलब अथॉरिटी के साथ उसको करना कि अगर आपने गलत किया है तो आप जेल जा सकते हैं, आप फाइन भरिए, या फिर जो भी एक्शन वो नहीं ले सकते हैं। सिंपल सी बात है, जो कैग होते हैं वो एक्शन नहीं ले सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कैग के जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट ही नहीं होती है, वो भी आईएएस ऑफिसर ही होता है, लेकिन ऐसा कोई आईएएस ऑफिसर मिलता ही नहीं कि उनकी बात सुने, इस वजह से अपॉइंटमेंट हो ही नहीं पाती है, ठीक है। कई बार जो इनकी लॉबी होती है जो इनको अपॉइंट करती है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशंस, और भी जो लोग होते हैं इस लॉबी में, वो ही इस लॉबी को फुलफिल नहीं कर पाते हैं, इस वजह से भी अपॉइंटमेंट नहीं होती है। कभी लीडर ऑफ अपोजिशन गायब रहता है, कभी क्या होता है कि आपके जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, सीजीआई होते हैं, वो नहीं होते हैं, तो इस वजह से
जो अपॉइंटमेंट होती है वो नहीं हो पाती है। सिंपल सी जस्ट बेसिक नॉलेज है, आपको बता दी। तो यहाँ पे ऑप्टिमम जो फंड होती है वो ऑप्टिमली यूटिलाइज होती है, जो भी पैसा होता है उसको प्रॉपर यूज किया जाता है किताब के हिसाब से। ग्राउंड रियलिटी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो अकाउंटेबल किसके लिए होते हैं? मिनिस्ट्री के लिए अकाउंटेबल होते हैं, जो डिपार्टमेंट होती है, और पब्लिक के लिए अकाउंटेबल होते हैं। देयर इज अ डायरेक्ट डिपार्टमेंटल पार्लियामेंट्री कंट्रोल। The performance of departmental undertaking can be discussed in parliament, so there is a public accountability. Accountability किसके लिए होती है? पब्लिक के लिए होती है। क्यों? क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है, पब्लिक सेक्टर है, तो इस वजह से नहीं पब्लिक के लिए अकाउंटेबल होंगे। किताबों के लाइन में, रियलिटी कुछ और है, आप सभी को पता है। पब्लिक रेवेन्यू की बात करें, द रेवेन्यू ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज डिपॉजिटेड इन ट्रेजरी। तो जो पैसा मिलता है, जो प्रॉफिट होता है, वो ट्रेजरी में चला जाता है। मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ट्रेजरी, मिनिस्ट्री की ट्रेजरी में जाता है। सिक्रेसी की बात करें तो सिक्रेसी मेंटेन रहती है। जो डिटेल्स होती हैं, जो भी फैक्ट्स होते हैं, वो बाहर नहीं निकल पाते हैं, ताकि पब्लिक उनके ऊपर आरोप ना लगाए, पब्लिक कुछ डिमांड्स ना करे। हालांकि आप आरटीआई फाइल करके आप पता कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी कई सारे जो होते हैं, आपको वो इशू कर दिया जाएगा कि आप इस चीज की जानकारी नहीं ले सकते हैं, फलाना ढिमका। तो ये सब देखने को मिलता है। दस एक्टिविटीज परफॉर्मेंस ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कैन बी हाईली सीक्रेट। इतना सीक्रेट कि आप जानकारी ले ही नहीं सकते। एज गवर्नमेंट कैन अवॉइड डिस्क्लोजर ऑन द प्ली ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। अवॉइड करती है, अगर आप पूछेंगे तो गवर्नमेंट अवॉइड करेगी। ड्यू टू सीक्रेसी ओनली द मोस्ट सेंसिटिव एरिया लाइक डिफेंस इज ऑपरेटिंग एज अ डिपार्टमेंटल। समझ सकते हैं, आपका डिफेंस तक का समझ में आता है। इंडियन रेलवे, बाकी सारी जो मिनिस्ट्रीज हैं या फिर जो पब्लिक डिपार्टमेंट्स हैं, उनका भी डिस्क्लोज नहीं करते। किस नाम पे? ऑफिस ऑफ सीक्रेसी के नाम पे, ठीक है। ये इनका सिंपल सा फंडा है कि भैया ऑफिस ऑफ सीक्रेसी का रूल जो है वायोलेट हो रहा है, उसके हिसाब से हम आपको ये चीज नहीं दे सकते, ठीक है। तो यहाँ पे सीक्रेसी इतनी ज्यादा मेंटेन रहती है। डिमेरिट की बात करें तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, रिजिडिटी होती है एम्प्लॉयज को लेके या फिर जो भी चीजें हैं। द डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग वर्क अंडर स्ट्रिक्ट पार्लियामेंट्री कंट्रोल। वो अपने से कोई डिसीजन नहीं ले सकते। ऐसा नहीं कि अगर आज के टाइम में जो ट्रेंड चल रहा है या फिर कोई पर्टिकुलर डिसीजन लेना हो, फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर डिसीजन लेना हो, या फिर कोई आईएएस ऑफिसर जो उस मिनिस्ट्री को हैंडल कर रहा है, वो आके कहे सर हम ऐसा करके पेट्रोल के दाम को 100 रुपए ले आ सकते हैं, वो नहीं कर सकता है, मिनिस्ट्री तैयार ही नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या है? इनफ्लेक्सिबिलिटी है। वो सुनने को भी तैयार नहीं, कहेगा कि 150 चल रहा है तो चलने दो, क्या दिक्कत है, तुम्हारे गुर्दे में क्यों दर्द हो रहा है, ठीक है। देयर इज अ टू मच इंटरफेरेंस ऑफ मिनिस्टर्स एंड टॉप ऑफिशियल्स। इतना ज्यादा है कि जो चल रहा है, जैसे चल रहा है चलने दो, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। इट इज ट्रीटेड एज वन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिसेस। दिस इज रिड्यूस द फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ अंडरटेकिंग। तो यहाँ पे क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है पूरी तरीके से, ठीक। नेक्स्ट, लैक ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन नहीं होता है किसी भी तरीके, क्योंकि प्रॉफिट मोटिव काम करना नहीं है, सर्विस मोटिव काम करना है। तो कितना सर्विस दे दोगे तुम पब्लिक को, ठीक है। सर्विस देते रहोगे, पैसा मिलेगा ही नहीं, तो क्यों काम करना। तो आप जानते हो कि जो प्राइवेट सेक्टर है इतना ग्रो क्यों करते हैं? क्योंकि वो पैसे के लिए काम करते हैं, सर्विस के साथ साथ पैसे के लिए काम करते हैं, इस वजह से वो ग्रो करते हैं। पब्लिक सेक्टर क्यों पीछे रह जाता है? आप ट्रेन देख लो, या फिर आप जो भी रोड्स देख लो, ये या फिर आप जो पोस्ट ऑफिस है वो देख लो, ये सब क्यों इतने पीछे क्यों हैं? इसके पीछे यही है कि वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते ही नहीं है, प्रॉफिट बनाना ही नहीं चाहते, ठीक है। वो सर्विस मोटिव पे चल रहे हैं, सर्विस मोटिव पे चल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सर्विस मोटिव पे। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हैव नो पावर टू यूटिलाइज देयर रेवेन्यू। पैसा यूज ही नहीं कर पाएंगे, as these are deposited in the treasury. There is no incentive to maximize profit. Profit बनाने का कोई intention ही नहीं होता। There is no direct relation between the efforts and rewards. Generally, promotion are on the basis of seniority and not on the basis of efforts. So, employees are not motivated to perform their best ability. ठीक है, तो seniority basis पे promotion दिया जाता है और एम्प्लॉयज के एफर्ट्स और उनके जो
आइडियाज हैं उनको प्रमोट नहीं किया जाता। इस वजह से जो एम्प्लॉयज हैं वो भी मोटिवेट नहीं हो पाते, और जो कंपनी है, जो कंपनी को मैनेज कर रहा है, वो भी मोटिवेट नहीं होता, क्योंकि उसको जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो फंडिंग प्रॉपर नहीं मिल पाती। इस वजह से लैक ऑफ मोटिवेशन कंपनी के अंदर बना रहता है। लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मतलब पैसे से रिलेटेड डिसीजन नहीं ले पाते। पैसे से रिलेटेड डिसीजन लेने के जो अथॉरिटी होती है गवर्नमेंट के पास होती है, डिपार्टमेंट्स के जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके पास होती हैं, वही फंडिंग को कंट्रोल करते हैं। तो इस वजह से फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जो होती है कम होती है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कैन नॉट प्लान लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स एज दे आर सब्जेक्ट टू बजटरी कंट्रोल गवर्नमेंट। दे आर नॉट अलाउड टू यूज देयर ओन रेवेन्यू एज दे हैव टू बी डिपॉजिटेड इन ट्रेजरी। जो पैसा कमाए वो ट्रेजरी में डाल दो। इट हैज नो इंडिपेंडेंस और फ्रीडम टू यूटिलाइज फंड इन इट्स देयर ओन। तो जो प्रॉफिट, प्राइवेट कंपनीज क्या करती हैं, जो प्रॉफिट कमाती हैं उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रखती हैं कि हमें ग्रोथ में लगाना है। यहाँ क्या होता है, जो प्रॉफिट अर्न किए वो पूरा पूरा ट्रेजरी में लगा दिए, ताकि हम अपनी पार्टी ऑफिस में लगा सकें, ताकि हम अपने प्रचार में लगा सकें। पार्ट ऑफ द जोक, जो आप लोग बीजेपी वाले होंगे वो थोड़ा सा अवॉइड करना, हालांकि रियलिटी है। आप भी अगर एक बार सोचो तो ये रियलिटी है। अच्छा, आप लोगों से एक चीज शेयर करनी है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर इंडियन रेलवे को प्रॉपर तरीके से चलाना है, ठीक है, तो मैंने एक चीज नोटिस की। मैं कुछ टाइम तक दिल्ली में रहा तो मैंने नोटिस किया कि जो आपका मेट्रो स्टेशन है वहां पे जब तक आप क्वाइन या फिर आप उसको टिकट बोल लो, आप नहीं वो करोगे तब तक आपकी एंट्री पॉसिबल नहीं है। हालांकि सिक्योरिटी रीजन से वहां पे जो आपके पैरामिलिट्री लगी रहती है, लेकिन फिर भी जब तक आप अपने क्वाइन या फिर अपने कार्ड वहां पे नहीं वो करोगे, आपकी एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है। क्यों ना ये चीज हर स्टेशन पे हो जाए? तो क्या आपकी इंडियन रेलवे प्रॉफिट नहीं करेगी? जो जनरल टिकट्स बिना लिए लोग ट्रेवल करते हैं, अगर ये चेंज हो जाए, आप अपना कार्ड बनवा लो, उसको रिचार्ज कर लो, उसको आप जो है जब भी ट्रेवल करो आप उसको यूज करो, या फिर आप पर्टिकुलर अमाउंट दे के आप पास बनवा लो, या फिर अगर आप टिकट ले रहे हो तो टिकट का यूज करो, ठीक है। ऐसा कुछ बनाओ कि बिना टिकट, जो है टिकट स्टेशन पे ही चेक हो जाए। तो इससे क्या होगा, टीटी जो है उनको भी रिलैक्स रहेगा, स्पेशली जनरल के लिए। बाकी जो आपका स्लीपर बाकी सब है, एसी ओसी है, तो उसके लिए आप टीटी रखो, लेकिन जनरल की एंट्री के लिए, ठीक है, जनरल की एंट्री के लिए ये जरूरी है। या फिर कोई भी, अगर इसमें इनकन्वीनियंस हो सकता है, लेकिन अगर कोई भी एंट्री हो, ठीक है, जनरल हो, स्लीपर हो, चाहे एसी हो, अगर हम स्टेशन के गेट पे ही अगर हम जो आपका टिकट है उसकी चेकिंग कर लें, तो क्या रेलवे लॉस में होगी? नहीं हो सकती है, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। चीजें अगर आप चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हो, टाइम लगेगा, लेकिन इकलौता रास्ता है अगर आप रेलवे को प्रॉफिट में ले आना चाहते हो तो, ठीक है। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। इनएफिशिएंसी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में इनएफिशिएंसी क्यों होती है? क्योंकि वहां पे जो मैनेजमेंट करने के लिए बैठा है वो एक आईएएस ऑफिसर है, और वो उसको नॉलेज सोशल मैनेजमेंट की है, ना कि कंपनी मैनेजमेंट की है। तो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से यहाँ पे क्या है, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आर मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल, जिसको कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, कंपनी की नॉलेज नहीं है, उसने कभी कंपनी चलाई नहीं है, कंपनी कैसे रन करती है उसकी नॉलेज नहीं है, तो वो प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट नहीं कर पाता है। दीज ऑफिशियल्स आर ओवरबर्डन विद द पेपर वर्क, तो उनको पेपर वर्क भी पकड़ा दिया जाता है ढेर सारा। दे स्पेंड मैक्सिमम टाइम टू आंसर देयर क्वेरीज पार्लियामेंट और मिनिस्ट्रीज, तो ये अपने जवाब देते फिरते हैं पार्लियामेंट और मिनिस्ट्रीज को कि कंपनी प्रॉफिट क्यों नहीं कर रही है, ये सब फलाना टिमका सब मतलब चलता रहता है। दे कैन बी ट्रांसफर्ड एनी टाइम, कभी भी उनको ट्रांसफर कर दिया, पसंद नहीं आया ट्रांसफर कर दो, अपने मन का कर रहा है ट्रांसफर कर दो। एज अ रिजल्ट दे हैव लेस सेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी। इस वजह से स्पेशली आईएएस ऑफिसर कहते हैं जैसे चल रहा है चलने दो, चुपचाप बैठ के टाइम काट लेते हैं बस। रेड टेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी। रेड टेपिज्म मतलब कि लाल फीताशाही इसको बोलते हैं। करप्शन एंड ब्यूरोक्रेसी रेफर्स टू डिले इन डिसीजन ड्यू टू मेनी फॉर्मेलिटी, मतलब कि कई सारे फॉर्मेलिटीज फुलफिल करनी रहती हैं, कई सारे डिसीजन को लेने में कई सारे गेटवे के थ्रू जाना पड़ता है, तो इस वजह से भी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, ठीक है।
द डिसीजन इन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आर delayed due to administrative formality, paperwork, procedure, etc. Innovation, bold approaches, immediate action which are essentials for growth enterprises have no place. ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो भी essentials एक्शन लेने होते हैं, क्विक एक्शन लेने होते हैं, नहीं लिए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या करना है आपको, जो बड़े साहब हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हो। उनको डिसीजन पसंद आया तो हाँ, नहीं पसंद आया तो नहीं। ठीक, तो ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। सुटेबल कहाँ कहाँ है, अगर आप डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग चला रहे हो तो किस किस एरिया में सुटेबल है। पहला, डिफेंस में, क्योंकि सीक्रेसी यहाँ पे मेंटेन करनी है, डिफेंस के लिए सही है। ब्रॉडकास्टिंग, क्योंकि यहाँ पे जो है गवर्नमेंट कंट्रोल है, ताकि किसी की भी जो पर्सनल बातें हैं वो लीक ना हो, प्राइवेसी मेंटेन रहे, इस वजह से यहाँ पे ये भी जरूरी है। वेयर ह्यूज इन्वेस्टमेंट इज इन्वॉल्व, एग्जाम्पल एयरक्राफ्ट, आयरन एंड स्टील जो है, तो यहाँ पे जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मतलब ज्यादा पैसे की जरूरत है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है वहां पे। या फिर अंडरटेकिंग इज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू, जैसे कि रेलवे। ठीक है, तो रेवेन्यू का सोर्स अगर आपको चाहिए, वो आपकी रेलवे है, पैसे का सोर्स। ठीक है, ये आपकी चीजें हैं जहां पे आप अंडरटेकिंग जैसे बिजनेस को कर सकते हो, मतलब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग यहाँ पे इसके अंदर ले आ सकते हो बिजनेस को। इस तरीके के बिजनेस जहां पे आपको सीक्रेसी भी रखनी है बिजनेस में, आपको गवर्नमेंट का कंट्रोल चाहिए हो जिस बिजनेस पे, जिस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा चाहिए हो, और जिस बिजनेस से आपको रेवेन्यू जनरेट करना हो, वो बिजनेस आपके डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं आपके पब्लिक कॉर्पोरेशन या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। सिंपल सा पहली चीज याद रखनी है कि ये जो कॉर्पोरेशन होते हैं, ये कॉर्पोरेशन एक पर्टिकुलर एक्ट से बने हुए होते हैं, इस वजह से इसको स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बोला जाता है। स्टैट्यूटरी का मतलब ही होता है कि ये पर्टिकुलर पार्लियामेंट्री एक्ट, पार्लियामेंट में एक एक्ट को पास करके इनको बनाया गया है। द स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज अ बॉडी corporate formed by special act of parliament or by the central or state legislature. It is fully financed by the government. Its power, objects, limitation, etc. are also decided by act. तो इनका एक एक्ट बनाया जाता है जिसके अंदर इनका सारा का सारा चीज लिखा होता है, उनकी पावर लिखी रहती है, ऑब्जेक्टिव लिखा रहता है, लिमिटेशंस लिखे रहते हैं, सारी चीजें लिखी हुई होती है। जैसे आपका इंडियन एयरलाइन, इंडियन एयर इंडिया हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फिर ऑयल एंड नेचुरल ओएनजीसी, ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ये सब एक एक्ट से बने हैं, स्टैट्यूटरी एक्ट से, पर्टिकुलर एक्ट से बने हैं। और वो एक्ट इनके मतलब क्या डिसीजन लेना है, कैसे काम करना है, वो सारी चीजें बताता है। ठीक है, तो स्टैट्यूटरी का मतलब पार्लियामेंट्री एक्ट से जो भी बॉडी बनी होती है, जो भी बिजनेस बना होता है, उसको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन या पब्लिक कॉर्पोरेशन। ठीक, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं फीचर इसके। इट इज क्रिएटेड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, या वो सेंट्रल हो या स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू हो। द पावर एंड ऑब्जेक्टिव एंड लिमिटेशन ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन आर डिफाइंड इन एक्ट। तो इनकी पावर और जो भी ऑब्जेक्टिव लिमिटेशंस होते हैं वो एक्ट के अंदर डिफाइंड होते हैं। ऑपरेट्स अंडर टोटल कंट्रोल ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो ये इनका सारा का सारा जो कंट्रोल होता है स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब कि इनको इनके नाम से जाना जाता है, गवर्नमेंट के नाम से नहीं। ठीक है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का अगर कोई मैटर हो जाए तो वो LIC ही रिप्रेजेंट करेगी, ना कि गवर्नमेंट आके वहां पे उसको रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, इट इज गेट इनकॉर्पोरेटेड ऑटोमेटिकली व्हेन एक्ट इज पास्ड इन पार्लियामेंट। ठीक है, इट इज मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हु आर नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट। तो इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन नॉमिनेट करता है? गवर्नमेंट नॉमिनेट करता है, जो भी होता है। ठीक, सिंपल। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गवर्नमेंट नॉमिनेट करता है। याद रखना है कि पब्लिक कॉर्पोरेशन में या फिर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कौन नॉमिनेट करता है? गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, शेयर होल्डर्स नहीं करते हैं। ठीक है, शेयर होल्डर्स कहाँ करते हैं? प्राइवेट सेक्टर में करते हैं। याद रखना है, MCQ में पूछा जा सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल।
ठीक है, एक्ट से पास होती है, सारा एक्ट में सारी ऑब्जेक्टिव्स लिमिटेशन दिया होता है, कंट्रोल गवर्नमेंट पूरा करती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, और मैनेज कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है, अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट। सिंपल, एक लाइन में सारी चीजें क्लियर हो गई। अब देखते हैं आगे का। द पब्लिक कॉर्पोरेशन हैज इट्स ओन रूल ऑफ रिक्रूटमेंट। तो ये पब्लिक कॉर्पोरेशन खुद के रूल एंड रेगुलेशन बनाता है रिक्रूटमेंट के लिए कि किस तरीके का एम्प्लॉय रिक्रूट करना है। स्टाफ रिक्रूटमेंट में किसी भी तरीके के किसी भी मिनिस्टर का इंटरफियरेंस यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। इट एंजॉयज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब कि मैनेजमेंट से रिलेटेड डिसीजन खुद ले सकते हैं। इट इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफियरेंस। कोई भी पॉलिटिशियन यहाँ आके नहीं घुस सकता। द मेन मोटिव ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन इज सर्विस टू जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करना। इट इज अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर फॉर इट्स ऑपरेशन। इट हैज टू सबमिट इट्स एनुअल रिपोर्ट ऑन इट्स वर्किंग। तो इनको एनुअल रिपोर्ट सबमिट करना होता है, ठीक है, किस कहाँ पे, स्टेट लेजिस्लेचर या फिर पार्लियामेंट के अंदर। द अकाउंट्स ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशंस आर जनरली ऑडिटेड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको मैंने आपको सीजीआई नहीं, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो जाते हैं ना, तो सीएजी जिसको कैग बोलते हैं, ये आपके होते हैं एक ब्यूरोक्रेट्स होता है जिसका आप जिसको आप आईएएस बोलते हो। आईएएस में भी एक जो डिपार्टमेंट होता है, आपको पेपर यही देना होगा। आप इसी पेपर को देख के ऑडिट डिपार्टमेंट होता है, अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट शायद होता है, उसके अंदर जाओगे, उसमें जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर होता है वो होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये होता है आपका फीचर ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन या फिर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। ठीक है, समझ में आ गया? कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछो, उसका जो है आंसर दिया जाएगा, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। मेरिट की बात करें तो मेरिट क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी देखने को मिलती है कि डिसीजंस वो खुद ले सकते हैं, यहाँ पे किसी भी पॉलिटिकल इंटरफियरेंस नहीं है। ठीक है, किसी भी पॉलिटिशियन का इंटरफियरेंस यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। क्विक डिसीजन ले सकते हैं, जब खुद से डिसीजन लेना है, किसी से पूछना पाछना नहीं है, तो फटाक से खुद से डिसीजन ले सकते हैं। द पब्लिक कॉर्पोरेशन इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम रेड टेपिज्म एज देयर इज लेस फाइल वर्क एंड लेस फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लीटेड बिफोर टेकिंग डिसीजन। तो ज्यादा मिनिस्ट्रीज के चक्कर नहीं लगाने हैं, किसी ब्यूरोक्रेट्स के चक्कर नहीं लगाने हैं, खुद डिसीजन लेना है, खुद बिजनेस को एंजॉय करना है। सर्विस मोटिव है, ठीक है, प्रॉफिट मोटिव नहीं है, सर्विस मोटिव है। ये भी पब्लिक की जो भी, चाहे वो आपका डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हो, चाहे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन हो, चाहे गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस हो, ये सब के सब सर्विस मोटिव है। ये एक लाइन, ये एक जो है कैरेक्टरिस्टिक्स इसका याद रखना है, सब के सब सर्विस मोटिव है। द एक्टिविटीज ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन आर डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट। इनकी एक्टिविटी पार्लियामेंट में डिस्कस की जा सकती है। दिस इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। ये बताता है पब्लिक इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन के बारे में, मतलब कि पब्लिक का इंटरेस्ट इससे प्रोटेक्ट रहता है अगर हम इनके जो एक्शंस हैं उसको पार्लियामेंट में डिस्कस करें, या फिर अगर मान लो एलआईसी कुछ ऐसा करती जिससे लाखों का नुकसान हो, तो वो पार्लियामेंट में डिस्कस किया जा सकता है। ठीक है, सिंपल। इफिशियंट स्टाफ, खुद से स्टाफ अपॉइंट करते हैं, इस वजह से स्टाफ जो होते हैं काफी इफिशियंट होते हैं, knowledgeable होते हैं। The public corporations can have their own rules and regulation regarding remuneration and recruitment of employees. It can be provided better facility and attractive terms of services to staff to secure efficient working from its staff. जैसे बैंक्स हो गए, आप बैंक्स के स्टाफ्स को देखो, अच्छी खासी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, अच्छा खासा उनका वर्किंग इन्वायरमेंट होता है, अच्छा खासा जो है रेम्युनरेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो चाहे वो आपके बैंकिंग स्टाफ्स हो गए, चाहे वो आपके एलआईसी के स्टाफ, इंश्योरेंस स्टाफ्स हो गए, तो क्या है, वो स्टाफ खुद अपॉइंट करते हैं। ठीक है, सारी सर्विसेज प्रोवाइड करना उनको, उनके रेम्युनरेशन तक सारा का सारा जिम्मा इनका होता है। किसी भी तरीके का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता, इस वजह से आराम से निश्चिंत होकर सारे डिसीजंस खुद ले सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। जो भी होता है मैनेजमेंट करने वाला एक प्रोफेशनल होता है,
Its board of director consists of business experts and also representative of various groups such as labor, consumer, nominated by गवर्नमेंट। तो ऐसा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है जिसको इस चीज की नॉलेज हो, उस ग्राउंड की नॉलेज हो, वैसा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है बिना किसी मिनिस्ट्री के इंटरफियरेंस के। ठीक है, यहाँ पे किसी भी तरीके का पॉलिटिकल इंटरफियरेंस यहाँ पे नहीं होता है, तो इस वजह से काम आसानी से चलता है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता रहता है। ठीक है, डिमेरिट की बात करें तो फायदा है, तो फायदा के साथ साथ नुकसान भी है। ऑटोनॉमी ऑन पेपर, बोलते हैं ना चीजें सिर्फ और सिर्फ पेपर पे हैं, रियलिटी कुछ और है। सिर्फ और सिर्फ पेपर पे ही ऑटोनॉमी है, डिसीजन ये खुद अभी भी नहीं ले सकते, डिसीजन गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस्ड होता है। ठीक है, तो ऑटोनॉमी जो भी होती है इनकी खुद की ऑटोनॉमी, मतलब कि प्रॉपर खुद से सारे डिसीजंस नहीं ले सकते, डिसीजंस जो होते हैं गवर्नमेंट द्वारा इन्फ्लुएंस किए जाते हैं कि आपको ऐसा ही डिसीजन लेना है, इसी से रिलेटेड डिसीजन लेना है। एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन इज ओनली फॉर द नेम से, फ्लेक्सिबिलिटी सिर्फ नाम की है। प्रैक्टिकली मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ एन इंटरफेयर्स विद द वर्किंग ऑफ द कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पे भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है। आप कहोगे सर अभी आप बोल रहे हैं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता है, अभी बोल रहे हैं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है। तो इसकी जो एक्ट है, एक्ट के अकॉर्डिंग इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, सिंपल, समझ में आ गया बच्चा? अब कोई डाउट नहीं है ना? लैक ऑफ इनिशिएटिव, मतलब कि कोई सी भी तरीके का कोई इनिशिएटिव नहीं ले सकते, पैसे का यूज नहीं कर सकते। पब्लिक कॉर्पोरेशन डू नॉट हैव टू फेस एनी कॉम्पिटिशन एंड आर नॉट गाइडेड बाय प्रॉफिट मोटिव, so the employees do not take initiative to increase the profit and reduce loss. The loss of public corporation are made good by government। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, लैक ऑफ इनिशिएटिव का मतलब कि वो कुछ नया करने का कोशिश नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनका कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है। ठीक, कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है उनका। अगर लॉस होगा तो उसकी भरपाई गवर्नमेंट ट्रेजरी से हो जाएगी। इस वजह से यहाँ पे लैक ऑफ इनिशिएटिव देखने को मिलता है। ठीक, सिंपल। नेक्स्ट है रिजिड स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर है वो रिजिड है, मतलब कि आपको काम ऐसे करना है, एक्ट्स में जो लिखे हैं उसी को फॉलो करना है, अपने मन से कुछ नहीं कर सकते हो, तो इस वजह से रिजिडिटी है। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव एंड पावर ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन आर डिफाइंड बाय एक्ट and these can be amended only by amending the statute or act। ठीक है, तो ये सिर्फ अमेंड तब किया जा सकता है जब गवर्नमेंट तैयार हो अमेंडमेंट के लिए, गवर्नमेंट को लगे कि अमेंडमेंट करने लायक है, तब अमेंडमेंट किया जा सकता है। बिना गवर्नमेंट की परमिशन के अमेंडमेंट नहीं हो सकता है। तो नेक्स्ट है अनफेयर प्रैक्टिसेस। अनफेयर प्रैक्टिसेस की बात करें तो क्या होता है, द गवर्निंग बोर्ड ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन में इंडल्ज इन अनफेयर प्रैक्टिसेस, इट में चार्ज अनड्यूली हाई प्राइजेस टू कवर इनएफिशिएंसी। ठीक है, कुछ भी करप्शन हो रहा है, उस करप्शन को, इनएफिशिएंसी को हाइड करने के लिए ज्यादा चार्जेस करें। ठीक है, ज्यादा पैसा मांगे कि पैसा ज्यादा से ज्यादा हमको चाहिए। ठीक है, तो ये होता है अनफेयर प्रैक्टिसेस, मतलब कि करप्शन। यहाँ अनफेयर लिखा है, आप इसको करप्शन कर लो। सिंपल। तो ये डिमेरिट्स होते हैं। अब सुटेबल कहाँ कहाँ है, किस किस ग्राउंड्स पे ये जो आपका पब्लिक सेक्टर है, जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, वो किस किस ग्राउंड पे सुटेबल है। तो पहला, जहां पे आपको मोनोपोली चाहिए, जिस एरिया में आपको मोनोपोली चाहिए पावर पे, वहां के लिए ये सुटेबल है। वेयर अंडरटेकिंग रिक्वायर्ड स्पेशल पावर डिफाइंड बाय एक्ट, अगर किसी एक्ट के थ्रू ही आप काम करना चाहते हो, आप कोई एक बिजनेस है, कोई एक एक्टिविटी है जिसके लिए एक्ट जरूरी है, तो उसके लिए ये आपका स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जरूरी है। वेयर अंडरटेकिंग रिक्वायर रेगुलर ग्रांट्स फ्रॉम गवर्नमेंट। ठीक है, रेगुलर गवर्नमेंट से पैसा आता रहे, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, गवर्नमेंट उसका भरपाई करता रहे, तो वहां के लिए जरूरी है। वेयर द अंडरटेकिंग रिक्वायर एप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एंड ऑपरेशनल ऑटोनॉमी। ठीक है, तो जहां पे दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए कि पब्लिक अकाउंटेबिलिटी भी हो और ऑटोनॉमी भी हो, तो वहां पे आपका पब्लिक
कॉरपोरेशन या फिर स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन सुटेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं गवर्नमेंट कंपनी के बारे में। तो गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जिसका शेयर गवर्नमेंट 51% या फिर 100% ओन्ड हो। ठीक, जहां पे भी कंपनी गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करती है या तो 51% से या 100% से, उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच एटलीस्ट 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल is held by the central or state government or partially by central or state government. The government company are invited and ruled by provision of Company Act 2013 like other registered company. तो गवर्नमेंट कंपनी 2013 कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग काम करती है, बाकी अदर कंपनी की तरह। ठीक, सिंपल, समझ में आ गया। गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी जिसका शेयर 51% से ऊपर गवर्नमेंट के हाथ में हो, उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट फीचर देख लेते हैं। तो रजिस्ट्रेशन की बात करें तो गवर्नमेंट कंपनी से 2013 के अंडर रजिस्टर होना पड़ता है। गवर्नमेंट कंपनी गेट इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनी एक्ट 2013। ऑल द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट आर एप्लीकेबल ऑन द गवर्नमेंट कंपनी। ठीक, गवर्नमेंट कैन एग्जेम्प्ट इट फ्रॉम सम प्रोविजन बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। तो कंपनी एक्ट 2013 जो पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी दोनों पे अप्लाई होता है, लेकिन जो पब्लिक कंपनी कुछ जो प्रोविजंस है उसको बाईपास कर सकती हैं कोई एक ले आके या फिर कोई प्रोविजन ले आके। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे प्राइवेट कंपनी को कंपनीज एक्ट के सारे रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने होंगे। पब्लिक कंपनी चाहे तो जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं पब्लिक सेक्टर के अंदर, जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं कुछ प्रोविजंस ले आके उसको रूल्स को बाईपास कर सकती हैं। ओनरशिप की बात करें तो ओनरशिप गवर्नमेंट की कंप्लीटली ओनरशिप गवर्नमेंट की रहती है, होली और पार्शली। मतलब कि 51% शेयर है तो पार्शली, 100% है तो होली या पार्शली गवर्नमेंट के पास सारा का सारा कंट्रोल ओनरशिप होता है। ठीक है, हाँ, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड जो भी डिसीजन होता है वो प्रेसिडेंट के नाम पे डिसीजन होता है, जिसको बोलते हैं फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, मैनेजमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट कंपनी इज मैनेज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हु आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट एंड अदर शेयर होल्डर्स। द गवर्नमेंट हैज अथॉरिटी टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर। तो जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं उनको अपॉइंट करने का काम कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। ठीक है, प्लस जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो वोटिंग के थ्रू आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी की बात करें तो ये भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, मतलब कि इसका खुद का एक पहचान होता है। ठीक है, द गवर्नमेंट कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, इट कैन बी एंड सेल प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। ठीक है, तो अपने नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी खरीद बेच सकती है, रॉ मटेरियल खरीद बेच सकती है, मतलब ट्रांजैक्शंस अपने नाम से कर सकती है। इट कैन एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट इट्स ओन नेम, कॉन्ट्रैक्ट भी करना चाहे तो खुद के नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। मतलब सारी लीगल एक्टिविटीज जो होती हैं इसके खुद के नाम से, कंपनी को खुद के नाम से होगी। ठीक है, मिनिस्ट्रियल कंट्रोल की बात करें तो गवर्नमेंट कंपनी सब्जेक्ट्स टू मिनिस्ट्रियल कंट्रोल, तो मिनिस्ट्री का कंट्रोल होता है, यहाँ भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है। The concerned ministry makes appointment of directors. The ministry may issue direction and can assume the overall supervision of undertaking. तो मिनिस्ट्री जो होती हैं वो इंटरफेयर करती हैं, वो डिसीजंस लेती हैं, वो क्या करती हैं, वो सुपरविजन करती हैं, सुपरवाइज करती हैं डायरेक्टर्स को। ठीक है, डिसीजन लेने में तो मिनिस्ट्री का कंट्रोल होता है। ठीक है, मिनिस्ट्री का इन्फ्लुएंस होता है। यहाँ पे फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की बात करें तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होती है जब भी पैसे की कमी होगी गवर्नमेंट पैसा दे देगी, या फिर आप शेयर इशू करके पैसे कमा सकते हो। तो द गवर्नमेंट कंपनी एंजॉय बोरोइंग पावर्स, इट हैज रेज्ड कैपिटल बाय इशू ऑफ वेरियस सिक्योरिटीज। ठीक है, इट इज फ्री टू यूज इट्स रेवेन्यू फॉर द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ कंपनी। तो ग्रोथ और कंपनी की ग्रोथ के लिए अपने पैसे का यूज कर सकते हैं। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होती है ऑन पेपर, लेकिन वहां भी जवाबदेही जो होती है किसको देनी पड़ती है? गवर्नमेंट को ही देनी पड़ती है। ठीक है, तो पैसे का यूज कर सकते हैं
पैसे शेयर के थ्रू ले सकते हैं, सिक्योरिटी के थ्रू ले सकते हैं, गवर्नमेंट से ले सकते हैं, गवर्नमेंट की ट्रेजरी से। एफिशिएंट स्टाफ जो होते हैं वो खुद से अपॉइंट कर सकते हैं। द रिक्रूटमेंट एंड रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी इज इंडिपेंडेंट डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट कंपनी इटसेल्फ। ठीक है, तो स्टाफ खुद से डिसाइड कर सकते हैं। दे आर नॉट गवर्नड बाय सिविल सर्विस रूल्स। तो ये जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं वो सिविल सर्विस के रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चलती, क्योंकि यहाँ पे किसी किसी जगह पे 51% शेयर सिर्फ गवर्नमेंट के पास होता है, बाकी 49% जो शेयर होते हैं वो नॉर्मल प्राइवेट कंपनीज का होता है। तो इस वजह से यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी घुस नहीं सकती है। ठीक, अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो अकाउंटेबिलिटी पब्लिक की भी लिए होती है और गवर्नमेंट कंपनीज जो गवर्नमेंट के लिए भी होती है, मिनिस्ट्रीज के लिए। गवर्नमेंट कंपनीज आर अकाउंटेबल टू मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट कंसर्न। इट एनुअल रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड एंड डिस्कस इन पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। ठीक है, तो इनकी जो अकाउंटेबिलिटी होती है किसके लिए होती है? मिनिस्ट्री के लिए होती है और डिपार्टमेंट्स के लिए अकाउंटेबिलिटी होती है। ठीक, जैसे पेट्रोल का है तो पेट्रोल मिनिस्टर्स जो होते हैं उनके लिए अकाउंटेबल होगा। पेट्रोल, डीजल और एथेनॉल जो भी है, जो भी पेट्रोल कोई सरदार जी है ना, तो उनका होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मेरिट की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी होती है, खुद का डिसीजन खुद ले सकते हैं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता है ऑन पेपर। द गवर्नमेंट कंपनी इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ऑन पेपर। सिर्फ पेपर पे होता है। इट इज कैन फंक्शन फ्रीली एंड स्मूथली, कहने वाली बात है। अंडर जनरली विजिलेंस द गवर्नमेंट सुटेबल चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड व्हेनेवर नीडेड विद इन द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग सारी चीजें चेंज की जा सकती हैं। सुटेबल होता है डिसीजन लेना, सारा जो भी है। नेक्स्ट, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब अपने से जो स्टाफ अपॉइंट कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को सेल और खरीद और बेच सकते हैं, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है। द गवर्नमेंट कंपनीज मैनेज्ड फाइनेंस एंड ऑडिट जस्ट एज एनी अदर प्राइवेट सेक्टर्स कंपनी। इट कैन देयरफॉर सिक्योर greater flexibility, freedom of operation and quickness of action in running the enterprises। तो ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कंपैरिजन टू आपका कॉर्पोरेट, आपकी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन हो चाहे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हो, उनके कंपैरिजन में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है। आगे रियलिटी तो पता चली जाएगी डिमेरिट्स में। इफिशिएंट स्टाफ अपनी मर्जी से अपॉइंट कर सकते हैं, इस वजह से जो स्टाफ होते हैं इफिशिएंट होते हैं। ठीक है, मतलब कि समझदार और एजुकेटेड स्टाफ अपॉइंट कर सकते हैं। कोलैबोरेशन की बात करें तो पब्लिक प्राइवेट का कोलैबोरेशन होता है। The government companies can avail and accommodate managerial skill, technical know-how or expertise of private enterprises by conveniently collaborate with it। तो अगर 51% शेयर गवर्नमेंट का है और 49% शेयर पब्लिक का है, प्राइवेट का है, तो ये क्या करते हैं, कोई एक ऐसा जो है पर्सन अपॉइंट कर सकते हैं जो कि मतलब अच्छे से टेक्निकल नॉलेज रखता हो, डिसीजन लेता हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब डिमेरिट्स। तो डिमेरिट्स की बात करेंगे तो डिमेरिट्स में या फिर आप डिसएडवांटेज बोल सकते हो। तो मैंने बोला कि सारे डिसीजन कहाँ होते हैं, सिर्फ ऑन पेपर होते हैं। कोई भी ऑटोनॉमी, फ्लेक्सिबिलिटी सब कहने वाली बात है, ऐसा कुछ होता नहीं है। पॉलिटिकल इंटरफियरेंस, यहाँ भी भर भर के पॉलिटिकल इंटरफियरेंस होता है। जैसे आप देख सकते हो कि मिनिस्ट्री कोई किसी और की है और इंटरफियरेंस कौन कर रहा है, नितिन गडकरी कर रहे हैं। ठीक है, तो पेट्रोलियम जो है मिनिस्ट्री किसी और की है और रोड मिनिस्टर उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं। फिर आता है आपका ब्रॉड पैक्ड विथ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स। तो यहाँ पे भी जो होता है ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव ही इसके अंदर घुसे होते हैं। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी जो होता है गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, तो वो कोई ना कोई गवर्नमेंट द्वारा इन्फ्लुएंस्ड पर्सन ही होगा। तो इस वजह से जो डिसीजंस होते हैं वो इन्फ्लुएंस होंगे। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज गवर्नड एंड कंपनी इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, so the director always try to please the government rather than improving efficiency of the government company। कंपनी की जगह गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं ये भाई साहब जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं आपके गवर्नमेंट कंपनी के। ठीक है, तो कंपनी की जगह आपके गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं।
मिनिस्टर्स के लिए काम करते हैं, गवर्नमेंट नहीं बोल सकते हैं। देखो इसमें गवर्नमेंट को बदनाम मत करो, गवर्नमेंट कोई भी हो सकती है, यहाँ मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। मिनिस्टर्स जो होते हैं वो चूना लगाते हैं, गवर्नमेंट नहीं होती है। गवर्नमेंट बोलते हो उसमें कुछ अच्छे मिनिस्टर होते हैं, बुरे मिनिस्टर भी होते हैं, उन सबको मिला के गवर्नमेंट बनती है। गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर होते हैं। किसी आप कंस्टिट्यूएंसी में देखोगे अच्छा खासा डेवलपमेंट होता है, किसी कंस्टिट्यूएंसी में डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों है? तो मिनिस्टर्स का जो थॉट प्रोसेस है, उनका डेवलपमेंट को लेके जो सोच है, वो यहाँ पे जो है इम्पैक्ट करता है, ठीक। तो नेक्स्ट सुटेबल कहाँ कहाँ पे है, ये जो आपकी गवर्नमेंट कंपनी है किस किस एरिया में सुटेबल है? तो वेयर गवर्नमेंट वांट टू कंट्रोल अ कंपनी इन प्राइवेट सेक्टर विदाउट नेशनलाइजेशन। मतलब कि कंपनी, वो कंपनी जहां पे गवर्नमेंट अपना कंट्रोल चाहती है बिना उसको नेशनलाइज किए, मतलब कि 100% बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए, ठीक है। अगर डूबेगा तो तुम भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, ठीक। तो बिना नेशनलाइजेशन के अगर गवर्नमेंट चाहती है कंट्रोल करना, तो वहां पे 51% शेयर उसका खरीद लेती है। वेयर गवर्नमेंट वांट टू गो कोलैबोरेशन विद प्राइवेट सेक्टर, जहां गवर्नमेंट कोलैबोरेशन करना चाहती, जैसे आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सुने होंगे, तो वहां पे ये होता है गवर्नमेंट कंपनीज जो है इंटर करती है। वेयर द प्रोजेक्ट रिक्वायर गवर्नमेंट प्लानिंग एंड फंड, जहां पे कोई ऐसा प्रोजेक्ट जहां पे पैसे की जरूरत होती है, कोई ऐसा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जहां पे पैसे की जरूरत होती है, तो वहां पे एक गवर्नमेंट कंपनी क्रिएट की जाती है, ठीक। तो ये होता है आपका गवर्नमेंट कंपनी का डिटेल एनालिसिस, ठीक है। अब बचा आपका ग्लोबल एंटरप्राइजेस, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट लेक्चर आप तक डायरेक्ट पहुंच सके। कुछ भी डाउट क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ लो, आंसर दे दिया जाएगा। पढ़ाई करते रहो, मम्मी पापा का ख्याल रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।